नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। हत्याकांड का नया वीडियो सामने आया है। गनर राघवेंद्र पर बम मारने का वीडियो सामने आया है। गुड्डू मुस्लिम ने सिपाही राघवेंद्र पर बम फेंका था। उमेश पाल की सुरक्षा में राघवेंद्र तैनात थे। फिलहाल उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जिस दौरान यह हादसा हुआ उस दौरान का ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। वो वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये गुड्डू मुस्लिम ने राघवेंद्र पर बम फेंका था, उस दौरान का ये वीडियो है। किस तरीके से राघवेंद्र घायल हो गए थे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। मोहम्मद आमिर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संवाददाता प्रयागराज से। आमिर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? राघवेंद्र के ऊपर ये जो हमला हुआ था, इसका वीडियो आज हम देख पा रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राघवेंद्र पर अचानक से कोई बम से हमला करता है और राघवेंद्र घायल हो जाते हैं। हेलो जी आमिर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आमिर, वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राघवेंद्र पर बम से हमला किया गया, जिसके बाद राघवेंद्र घायल हुए हैं। जी पूजा, आपको बता दें ये वीडियो जो सामने आया है, इससे पहले भी एक वीडियो आया था जिसमें उमेश पाल स्कूटर से जद्दोजहद करता दिखाई दे रहा था, हाथापाई करते दिखाई दे रहा था, और जिसके बाद राघवेंद्र पीछे भागते हैं और पीछे से एक बम फेंका जाता है, जिसके बाद धुआं हो जाता है। ये बम गुड्डू मुस्लिम के द्वारा फेंका गया था। उसी का ये सेकंड पार्ट सीसीटीवी अब सामने आया है, जिसमें खुले साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने किस तरह से बम मारा था। धुआं हो गया था। राघवेंद्र वहां पर उमेश पाल के घर के गेट के बाहर गिर जाते हैं। उनके बाएं हाथ पे जिस तरह से चोट आती है, हाथ पूरी तरह से उड़ जाता है, और उसी उमेश पाल के घर के पड़ोसी किसी तरह से फिर उनको उठाकर अपने घर के अंदर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से ये खौफनाक वीडियो सामने आया, इससे कहा जा सकता है कि बुलडोजर नीति के सामने अपराधियों के किस तरह से हौसले बुलंद थे, किस तरह से उन्होंने खुलेआम इस दहशत फैलाई थी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आमिर जुड़े, जिन्होंने बताया है कि ये उस सीसीटीवी फुटेज का सेकेंड पार्ट है। मतलब ये पीछे का हिस्सा आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख पा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें पहले भी वायरल हुई थी, जिसमें गुड्डू मुस्लिम समेत तमाम लोग उमेश पाल के साथ में हाथापाई करते नजर आए थे। जिसके बाद राघवेंद्र ने जब बीच बचाव करने की कोशिश करी तो राघवेंद्र पर गुड्डू मुस्लिम ने बम से हमला किया और वो घायल अवस्था में गिर गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां पर उनको रामकथा पार्क हेलीपैड पर सलामी दी गई। इस दौरान जिले के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन पूजन किया। राम मंदिर निर्माण के कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा भी लिया है। साथ ही राम मंदिर से जुड़े जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम मंदिर निर्माण के कार्यों का निरीक्षण भी किया है, और इसके बाद श्री रामलला भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। अखिलेश यादव की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज तीसरा दिन है। बैठक में 2024 चुनाव की रणनीति बारीकी से बन रही है। राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव, भाजपा को घेरने का प्लान और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सपा 80 की 80 सीटें भाजपा को हराएगी। साथ ही प्रदेश में आज महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो वहीं अखिलेश यादव ने बिजली कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर के भी बीजेपी को घेरा है। जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो ये जनता में वादे करते हैं। कर्मचारियों को वादा किया था इन्होंने। ये जितने भी कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन आंदोलन में हैं, इन सब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि आपकी सब मांगे मानी जाएंगी। लेकिन सरकार बनने के बाद वो मांगे नहीं मांग रहे हैं, और जब मांगे नहीं मांग रहे हैं तो अंतर्गतवा पूरा उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पैदा है। बिजली नहीं है। क्या पुलिस पावर प्लांट चलाएगी? क्या पुलिस सब स्टेशंस को देखेगी? क्या पुलिस डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी? पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक कर पा रही है, वो बिजली कैसे ठीक करेगी?
तो उत्तर प्रदेश ने जिसने प्रधानमंत्री दिया है उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। और जो दल उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें हराई जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वो वैक्सीन है, और क्योंकि सोशल मीडिया पे वॉशिंग मशीन का बहुत प्रचार हो रहा है कि जो उनके दल में चला जाता है न उसके ऊपर ईडी आती है, न कोई सीबीआई आती है, न कोई इनकम टैक्स आता है। और जो विपक्षी पार्टी हैं उनको झूठा फंसाने के लिए झूठे केस बनाए जाते हैं। आज देश में सबसे ज्यादा अन्याय बंगाल के बाद अगर पॉलिटिकल वर्कर्स पे कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर यहां बीजेपी आरोप लगाती है कि पॉलिटिकल वर्कर्स ऐसा कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह हो रहा है जब इन्हें वोट चाहिए होता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से वार्ता के बाद विद्युत कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। आपको बता दें कि शैलेंद्र दुबे ने बताया है कि वार्ता के दौरान ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति के साथ पिछले साल दिसंबर में हुए समझौते को लागू करने का आश्वासन दिया है। साथ ही आंदोलन के दौरान बिजली कर्मचारियों के खिलाफ बर्खास्तगी, गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई को वापस लेने की भी बात ऊर्जा मंत्री ने कही है। विद्युत कर्मचारियों के संगठनों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति का ये आंदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने कर्मचारी मित्रों को तुरंत निर्देशित करें कि अपने अपने काम पर वो वापस लौटें, और विशेष रूप से जिन जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित है उन जगहों पे जाकर के, चाहे फीडर हो, चाहे सब स्टेशन हो या अन्य कोई संस्थान हो, उन जगहों का तुरंत वो नियंत्रण ले लें और तुरंत जनता की सेवा में लग जाएं। मैं एक बार फिर से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या आश्वासन दिया गया? विद्युत संघर्ष समिति ने हमारे साथ पिछले कई महीनों में कई राउंड बातचीत किया है। उन बातचीत में कुछ बातें लिखी पढ़ी गई हैं, कुछ बातें लिखी नहीं भी गई हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हैं, उनकी मांगे हैं। उन सभी बातों पे हम लोग वार्ता करके उनको सार्थक परिणाम की हद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयां हुई हैं उन्हें भी वापस लेने का इनका निवेदन था, इनकी प्रार्थना थी। उस पर ध्यान रखते हुए मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि उन कार्रवाइयों को भी वापस लिया जाए। 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल थी और मुख्य मांग हमारी यह थी कि समझौते का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने, और हमारी कुछ मांगे भी थी, जैसे ओबरा अनपरा में नए बिजली घर हमें दिए जाएं, ट्रांसमिशन का निजीकरण न किया जाए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि समझौता और मांगे दोनों पर वार्ता करके सार्थक कार्यवाही की जाएगी। और जो अभी इस आंदोलन के फलस्वरूप कार्रवाइयाँ हुई थी, निलंबन की, निविदा संविदा कर्मचारियों को निकाले जाने की, FIR की, वो आपके सामने माननीय ऊर्जा मंत्री घोषणा करके गए हैं कि उनको वापस लेने का निर्णय लिया गया है और पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को निर्देश दे दिए गए। पूर्व में समझौता हुआ था, उस समझौते को मान लिया गया है जो पहले दिसंबर में हुआ था। अभी तो कहा मंत्री जी ने आपके सामने कहा। सर, लेकिन आप फिर 3 दिसंबर के समझौते पर ही पहुंचे। उस समय लिखित हुआ था, आज भी यही बात हो रही है कि उसी समझौते को नहीं, देखिए, मंत्री जी ने कोई मांगे तो भी पूरी नहीं हुई। नहीं, मंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि उस पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी ने कोई लिखित किया था, पिछली बार तो भी नहीं माने थे, इस बार क्यों? देखिए, यह सांकेतिक हड़ताल थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति सम्मान रखते हुए, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के प्रति सकारात्मक रवैयों को और खास करके माननीय उच्च न्यायालय के प्रति सम्मान रखते हुए
हमने इस सांकेतिक हड़ताल को एक दिन पहले वापस किया। दुबे जी कोई समय निर्धारित करा गया है कब तक आप लोग स्थगित करा? सब निर्धारित बताएंगे वो समय? आप लाइव देख तो रहे हैं? जब निर्देश उन्होंने दे दिया है तो कार्रवाई कोई एक एक बिंदु पर होगी। हमने कहा कुछ मांगे भी थी हमारी, उन्होंने उन मांगों को भी जोड़ लिया। अभी तक तो कोई समझौते की बात नहीं। हड़ताल लगातार जारी रही, जिस वजह से जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लोग पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं, साथ ही बिजली से पढ़ाई बाधित हो रही है। इन्हीं सभी समस्याओं के चलते लोगों ने शामली स्टेज चौकी पर जाम लगाया है, जिससे आवागमन पूरी तरीके से बाधित रहा। साथ ही लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर फोन न उठाने का आरोप लगाया है। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर करीब 24 घंटे से बिजली बाधित है और अधिकतर जो फीडर है बिजली सुचारू रूप से नहीं चल रही है। मैं इस वक्त शामली स्टैंड चौकी के बिजली घर पर खड़ा हूं, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां जाम लगाया गया है। महिलाएं भी बैठी है और पुरुष भी चारों तरफ खड़े हैं। आवागमन बाधित है, इस वक्त पुलिस भी खड़ी है। लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है कि बिजली सुचारू रूप से चालू हो जाए, लेकिन अभी तक जो दावे हैं प्रशासन के वे फेल हो चुके हैं। लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं, कहना क्षेत्रवासियों का है। मेरे साथ एक गुड़िया बैठी हुई है, नीचे सड़क पर बैठी है धरने पर। पूछते हैं क्यों बैठी है, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ ना एक बार के लिए। क्या नाम है आपका? नंदिनी सिंघल। नंदिनी, क्यों बैठे हो यहाँ पर? अंकल लाइट नहीं आ रही है, 24 घंटे हो गए हैं लगभग, और यहाँ पे अब बिजली घर बंद भी कर दिया। मतलब दोपहर तक तो ठीक है, चलो जवाब दिया जा रहा था, बात भी कर ली थी, पर अब बिजली घर बंद करके आप बिल्कुल बैठ गए हो। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि लाइट नहीं आ रही है, पानी भी नहीं है घर में बिल्कुल भी, और एग्जाम्स हो रहे हैं स्टार्ट हमारे, तो अंधेरे में कोई कैसे पढ़ेगा ये बताओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीटेक सेकेंड ईयर। कब से एग्जाम है? 21 तारीख को मेरा CSS का एग्जाम है, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का। तो फिर जाम लगाने से क्या आपको फायदा मिल रहा है? अंकल जाम लगाने का ये पर्पस नहीं है कि मतलब एकदम हो जाए, ठीक है हम समझ रहे हैं कि धरने पे बैठे हुए हैं बिजली वाले भी, पर आके कोई हमें रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है। और हमने मतलब काफी लोगों से, मीडिया से भी, शाम तक आप सबसे पहले हो इस टाइम यहाँ पे जो कि मीडिया से आए हो, अब तक यहाँ पे मीडिया का भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो यानी हाँ, और शहर में देखो जो हड़ताल है वो सब जगह की है, तो या तो फिर सब जगह लाइट आए, ठीक है, नहीं तो फिर हमारे एरिया में क्यों नहीं आ रही है लाइट? क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि लाइट आ जाए हमारे एरिया में, हमें भी पानी भी आ जाए, लाइट भी आ जाए, हमें भी लाइट सप्लाई मिले। पानी आ रहा है घर पर? पानी कहाँ से आएगा जब लाइट नहीं है? तो नहीं, प्रशासन का दावा है कि जो नलकूप है वहाँ पर जनरेटर चालू कर दी गई है। पानी की सप्लाई ऑन करी थी ना, प्रशासन का दावा ये है। लाइट तो नहीं है, तो लाइट के बिना कैसे मोटर से चलेगा पानी, बताओ। मैं बताता हूँ, प्रशासन का दावा ये है कि लाइट मैं 2 घंटे के लिए खाली जनरेटर लगा देता हूँ और पानी आ जाएगा। मेरे बच्चों की परीक्षा चल रही है 10th क्लास की, अभी मेरे बच्चे पढ़ नहीं दे पा रहे हैं। कल लास्ट से उनके ना लाइट है ना कुछ है, वे अगर फेल हो गए, उनका भविष्य है जीवन में, उनका उस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरी लड़की है 10th क्लास में, बताओ उसका परसों पेपर है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ गया, पेपर हो गया, कुछ हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कपिल देव को फोन मिला रहे, फोन नहीं उठा रहा। संजीव बालियान को फोन मिला रहे, फोन नहीं उठा रहा। क्या है माहौल यहाँ का? हनुमान चौक छपर है, लाइट है, इधर लाइट है, शहर में लाइट है, हमारे यहाँ लाइट क्यों नहीं है? प्रशासन, हमने भी तो वोट दे रखी है, हमने भी तो सब काम कर रखा है, हमने अपने बच्चों के लिए सारा जीवन त्याग कर रखा है, क्या हमारे बच्चों के लिए लाइट नहीं है? ठीक है, बताओ आपका नाम क्या है? नीतू सिंघल। अच्छा, आपकी मम्मी है। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? भैया बच्चे टेंशन में जा रहे हैं कि पेपर शुरू होने वाले हैं हमें पढ़ने के लिए लाइट चाहिए जरूर, और ना घर में पानी है ना लाइट है, और एक छोटी गुड़िया है वो बिल्कुल अंधेरे में बैठी हुई है। किसी से कोई बात हुई है? किसी से यहाँ पुलिस कर्मियों से, बिजली कर्मियों से, कोई अधिकारी से? मेरी कोई बात नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है। मेरी गुड़िया को मैंने 3-4 बार भेजा, तो पहले तो रिस्पांस दे रहे थे वो लोग कि 1 घंटे में जाएगी, 2 घंटे में हो जाएगा, ना तो उसके बाद मीडिया की तरफ से कोई रिस्पांस है, ना ही कोई अपडेट है। जी पवन भाई, गर्भी स्कूल में नलकूप है नगर पालिका का, कोई जनरेटर नहीं आया, कुंदनपुरा बागजान की दास सब कहीं पानी नहीं है।
ना वहाँ जनरेटर आया ना कुछ आया। चेक किया आपने? चेक किया, मेरे घर पे खुद वहीं का नलकूप का पानी आता है, कोई जनरेटर नहीं लगा वहाँ पर। और पानी आ रहा है, खत्म हो चुका, पानी खत्म हो चुका, टंकी में कोई पानी नहीं है, अभी पानी नहीं है, टंकी में कोई पानी नहीं है, हमारे घरों में भी खत्म हो चुका। अब क्या ऑप्शन है, क्या करें? 3 बजे सुबह 3:30 बजे से हम देख रहे हैं यहाँ काफी लोगों में रोष है और पीछे भी काफी जाम लग चुका है, पब्लिक इकट्ठी हो रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंचे हैं जनता के बीच में। लगातार पानी की दिक्कतों का सामना पब्लिक को करना पड़ रहा है और भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन शायद इन आम जनता की सुनने के लिए कोई यहाँ तैयार नहीं है, कोई मौजूद नहीं है। पुलिस केवल सुरक्षा के लिए लगी गई है और पुलिस लगातार यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद हो रही है, लेकिन बिजली कर्मी जो है वो हड़ताल पर बैठे हैं। देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि कब तक आम जनमानस इन समस्याओं से निजात पाएगा। हम आपको दिखाते रहेंगे जनता टीवी पर जनता की जो बेहाल हो रही है, जनता की जो आवाज, जनता की जो परेशानी है वो लगातार हम आपको जनता टीवी पर दिखाते रहेंगे। मैं पवन अग्रवाल, जनता। तो आपने देखा कि लोग किस तरीके से त्राहिमाम कर उठे। ये कल की तस्वीरें हैं, कल रात से लेकर के भोर तक की तस्वीरें हैं। हालांकि ए.के. शर्मा जो हैं ऊर्जा मंत्री, उनके साथ में मीटिंग हो गई है, बातचीत हो गई है। शैलेंद्र दुबे ने भी घोषणा कर दी है कि वो हड़ताल को वापस ले रहे हैं। अब धीरे धीरे करके स्थितियां सामान्य होने लगेंगी। उत्तराखंड का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान वो ऋषिकुल आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी में शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, योग गुरु बाबा रामदेव सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। दवा को शरीर अडॉप्ट नहीं करता है। 37 ट्रिलियन सेल्स, जब भी कोई आप आयुर्वेद की दवा लेते हैं, हमारे पाचन तंत्र से लेकर के दवा के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, क्योंकि शरीर कि एक एक कोशिका में 1,98,8,63,127 वर्ष पुरानी जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, हमारी जीन्स की मेमोरीज में करोड़ों वर्षों पुरानी स्मृतियां हैं। जैसे ही कोई एलोपैथी की दवाई जाती है, बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है, उसको फॉरेन मटेरियल मान करके उसके साथ संघर्ष करती है। जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो जानते हैं अच्छे से इस बात को। तो मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूं, वैसे जो आदरणीय माधवन जी ने कहा कि आयुर्वेद में भी एक वेटरनरी कॉलेज क्यों नहीं होना चाहिए, मैं वैसे बता देता हूं और मैंने तो प्रयोग किया है। और अभी भी हम अपने सारे गायों का, करीब 2000 हमारी गायें हैं, गायों को बुखार हो जाता है तो हम उनको चिरायता, कुटकी, गिलोय, करंज, इन्हीं का काढ़ा पिलाते। भारत वैदिक काल से ही आयुर्वेद द्वारा पशुधन स्वास्थ्य क्षेत्र में पारंपरिक ज्ञान को लागू करने वाला प्रमुख देश रहा है और इसके बारे में बहुत विस्तार से यहाँ से मंच से बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वे संतु निरामया का संदेश देने वाला पंचम वेद अर्थात आयुर्वेद हमारी प्राचीन विरासत का अभिन्न अंग रहा है। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो पंच प्राण विकास रणनीति। तो वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अलग अलग दलों से जुड़े नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता लेने का काम किया है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का बीजेपी में स्वागत किया। तो वहीं महेंद्र भट्ट का कहना रहा कि वो बीजेपी को बूथ स्तर पर लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अन्य दलों के बूथ स्तरीय नेता भी बीजेपी का दामन लगातार थामने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने जो प्रारंभ में घोषणा की थी, अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो बूथ के अध्यक्ष हैं, उनको हम ज्वाइन करा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में आज भी विभिन्न दलों के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, उनको हम ज्वाइन करा रहे हैं। और गंगोली हाट से हमने प्रारंभ किया था, तो उसका दूसरा चरण है और बहुत जल्दी ये हम प्रत्येक जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को मिलेंगे। और कांग्रेस के बूथ के जो कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको हम शहर से उनके लिए हमने कारपेट बिछा रहे।
देहरादून में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, ममता राकेश, अनुपमा रावत सहित कई विधायक मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्तीय वर्ष 2023-22 के बजट पर सरकार को जमकर घेरते कांग्रेसी नजर आए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में 5 दिन का बजट सत्र तय हुआ था, लेकिन समय से पहले ही सत्र को समाप्त कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सरकार को घेरते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग में आगामी यात्रा को देखते हुए देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को सड़क मार्गों से किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने अपने स्तर से लेकर जिला स्तर पर कवायद तेज कर दी है। यात्रा से जुड़े सभी संबंधित विभागों को 31 मार्च तक सभी व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कुंड से गुप्तकाशी के बीच में एनएच के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उसमें अभी हिल कटिंग रोड को चौड़ा करने का काम, साथ ही जो हमारी दीवारें हैं जहाँ पे धंसने के कार्य हैं उसको ठीक किया जा रहा है और यात्रा चौड़ा कर दिया जाएगा ताकि जाम उत्पन्न ना हो, और ब्लैक टॉप भी किया जाएगा। साथ ही कुछ नालियों का भी निर्माण भी किया जाएगा और उसके बाद भी जैसे ही यात्रा थोड़ी कम होगी तो उसके बाद पुनः उस काम को कंटिन्यू किया जाएगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।